26वां कारगिल विजय दिवस आज वीर शहीदों को सीएम धामी का नमन। कार्यक्रम को सीएम धामी ने किया संबोधित। कारगिल विजय दिवस पर सीएम धामी ने एक्स पर किया पोस्ट। सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने शहीदों को किया नमन। उत्तराखंड सरकार का सैनिकों को सम्मान। सीएम धामी ने सैनिकों को दिया तोहफा। परमवीर चक्र विजेताओं को मिलेगी 1.5 करोड़। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सीएम धामी ने संबोधन कर रहे, साथ ही आपको सुनाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे यहीं से जो न्यू लिपुलेख बना है, न्यू लिपुलेख का नया लिपुलेख बना है, उस नए लिपुलेख से आप सभी भारत की सीमा से जिनका नाम हम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, भोलेनाथ कैलाश का दर्शन भी हम यहां से कर सकते हैं। ये नया भारत इस तेज गति से आज विकास कर रहा है, इस तेज गति से सड़क का निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां हमारे वीर जवानों के सम्मान की, हितों की रक्षा के लिए प्रयास किया है, भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी सैनिकों और सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। अभी गणेश जोशी जी ने बहुत सारी बातें बताई कि जैसे सैनिकों के अनुग्रह, उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और सच है इन्होंने कहा कि किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है, ये केवल एक सम्मान है, हमारी भावना है, और उसी भावना को प्रदर्शित करते हुए हमने 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्ट्रिक्ट तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिक धनराशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया था, और इसके साथ ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए जो समय सीमा थी, 2 वर्ष की समय सीमा, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष कर दिया है। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों के लिए नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा पुत्री विवाह अनुदान जैसी अनेक योजनाएं संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क सुविधा करने के साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा यहीं देहरादून में प्रदेश के शहीदों की स्मृति में गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। वह भी हमारा लगभग पूरा होने जा रहा है, और बहुत जल्दी आप सबकी उपस्थिति में उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। और यह सैन्य धाम हमारे उत्तराखंड के वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की जीवंत कथा के रूप में, एक जीवन गाथा के रूप में स्थापित होगा। यही नहीं, हाल में हमने खटीमा और टनकपुर के बीच भी एक सैनिक सम्मेलन में, जिसमें हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी भी थे, और भी हमारे हजारों की संख्या में सैनिक और उनके परिजन वहां उपस्थित हुए थे। उसी में हमने घोषणा की थी कि एक भव्य सैनिक स्मारक बनाने की भी हमने घोषणा की है। हमारी सरकार ने 2022 में परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया था, और कल ही हमने कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर इस राशि को
50 लाख रुपए से बढ़ाकर शासनादेश भी निकल गया है। मेरा मानना है कि हमारे वीर बलिदानियों के त्याग और समर्पण का कोई मोल नहीं है, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को उचित सम्मान। तो वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देशवासियों को वीरता और बलिदान की इस ऐतिहासिक गाथा को याद रखने का आह्वान किया। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस पर देश की अखंडता एवं असीमता की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर सपूतों को कोटि कोटि नमन। वहीं ये दिवस केवल एक युद्ध की विजय नहीं, बल्कि भारत के वीर सपूतों के शौर्य, त्याग और राष्ट्र सेवा की अमर गाथा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली एक मुफ्त अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। इसके साथ ही उन्हें सालाना 3 लाख से आर्थिक सहायता पहले की तरह मिलती रहेगी। ये घोषणा सीएम धामी ने अपने पिता स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निर्णय सैनिकों के सम्मान और कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे पहले जून 2022 में ये राशि 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, वीर भूमि भी है। सैनिकों के योगदान को सम्मान देना हमारा दायित्व है। तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने LUCC घोटाले की जांच CBI को सौंपने की मंजूरी दे दी है। सरकार भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्री आवास सभागार में छात्रों का सतत कल्याण पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुस्तक छात्रों के समग्र विकास और मानसिक उत्थान के सहायक सिद्ध होगी। साथ ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और सकारात्मक प्रयासों की सराहना की और युवाओं को उत्साह और प्रेरणा देने की अपील भी की। कार्यक्रम में कई शिक्षाविद, अधिकारी और छात्र भी मौजूद रहे। तो वहीं प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने जानकारी दी कि हरिद्वार जनपद को छोड़कर प्रदेश के शेष 12 जिलों में 29 विकास खंडों में पंचायत चुनाव हुए। साथ ही मतदान के लिए 5823 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सबसे खास बात रही कि महिलाओं ने इस बार पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। साथ ही प्रथम चरण में 68% मतदान दर्ज किया गया है, जिसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 63 रहा। वहीं जबकि महिलाओं ने 73% मतदान कर लोकतंत्र में भागीदारी को बेहतरीन उदाहरण पेश किया। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे मतदान को शांतिपूर्ण और सफल बताते हुए सभी जिलों के प्रशासन और सुरक्षा बलों की सराहना की है। उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत समान निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण में मतदान जो है दिनांक 24 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी ढंग से जो है संपन्न हो चुका है। प्रथम चरण के लिए राज्य में सभी जनपद हरिद्वार को छोड़कर 49 विकास खंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में जो हमारे स्थापित मतदान स्थल थे
जिसकी संख्या 5,823 थी। इनमें जो है प्रातः 8 बजे मतदान की प्रक्रिया सकुशल प्रारंभ हुई और प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रथम चरण में समग्र रूप से कुल 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो वहीं खबर चंपावत से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी के तहत पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। इस मार्च का उद्देश्य चुनाव को भयमुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना है। साथ ही मतदाताओं को जागरूक कर उन्हें वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। तो वहीं मानसून के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई विभाग से जुड़े सभी संस्थानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। सचिवालय में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों को सतर्कता और समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। तो इस सचिव विनोद कुमार सुमन सभी जल विद्युत परियोजना और बाढ़ प्रबंधन एजेंसियों को साफ निर्देश भी दिया है कि बांध में पानी छोड़े जाने से पहले राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र और संबंधित जिलों को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। तो वहीं सचिव ने कहा कि जल छोड़ने से पहले यह आकलन जरूरी है कि पानी किस समय किन क्षेत्रों तक पहुंचेगा और वहां उसका क्या असर पड़ेगा। इसका विस्तृत ब्यौरा झांसा और किया जाए, साथ ही ताकि समय रहते अलर्ट जारी हो सके और जन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को जिला प्रशासन ने स्मार्ट सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी है। जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में बैठक के बाद ये सुविधा लागू कर दी गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। खास तौर पर इस सुविधा की जानकारी देने के लिए बसों में फ्लैग भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, ऑनरेबल सीएम के भी स्पष्ट निर्देश हैं और उसी स्पिरिट से देहरादून जिले में जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न संगठनों के लिए, तो इस क्रम में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या उनके सम्मानित उत्तराधिकारी हैं, उनकी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और किसी भी तरह से उनका हम सुगमता बढ़ा सकते हैं। तो वहीं देहरादून में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध पुलिस का सख्त रुख जारी है। पिछले 1.5 साल में पुलिस ने ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर व्यापक अभियान चलाया है। बता दें कि 160 मेडिक्राफ्ट साइलेंसर वाले वाहन चालान किए गए। वहीं 16,034 मिल्टीटोन और प्रेशर हॉर्न वाले वाहन पकड़े गए हैं, जो और तेज म्यूजिक सिस्टम वाले भी 134 चालान किए गए हैं, जिसमें पुलिस ने 2 टूक कहा कि इस तरह के वाहनों पर अब तक सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर जाने वाले रास्ते पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने की वजह से यात्रा मार्ग प्रभावित हो गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर मौजूद है और मार्ग को साफ करने का काम लगातार जारी है। तो वहीं केदारनाथ की ओर से लौट रहे यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। साथ ही गौरीकुंड से आगे बढ़ने वाले यात्रियों को फिलहाल रोका गया है ताकि कोई और अनहोनी न हो सके। वहीं प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से एक बार फिर प्रकृति के कहर की तस्वीर सामने आई है। वहीं बीती रात अगस्त्यमुनि ब्लॉक में रूमसी गांव के मध्य रात्रि को बादल फटने की घटना हुई,
जिसमें चलते विजयनगर सहित कई इलाकों के घरों में पानी घुस गया और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि राहत की बात यह है कि कहीं भी से भी किसी के जान माल के या नुकसान की सूचना नहीं आई, लेकिन कृषि भूमि को भारी नुकसान पहुंचा, खेतों की मिट्टी बह गई और ग्रामीणों की फसलें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और मौके का जायजा लेकर प्रभावित की मदद शुरू कर दी है। तो वहीं देहरादून के लाडपुर और बुद्धा चौक के पास अचानक पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हो गया। साथ ही सूचना मिलते ही फायर सर्विस देहरादून की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ों को काटकर हटाने का कार्य शुरू कर दिया। वहीं कुछ समय के लिए रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया था, लेकिन फायर टीम की त्वरित कार्रवाई के चलते यातायात फिर से सुचारू कर दिया गया। तो वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर पहाड़ों का खतरा सामने आया, जहां रुद्रप्रयाग से मिली जानकारी के मुताबिक सोनप्रयाग से कुछ आगे के क्षेत्र में लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जिससे चलते यात्रा मार्ग आंशिक रूप से बाधित हो गया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को गौरीकुंड में अस्थायी रोक दिया गया है। तो वहीं घटना को सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम और उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में तुरंत मौके पर पहुंची और सतर्कता के साथ राहत व सहायता कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं पीडब्ल्यूडी के श्रमिक वैकल्पिक मार्ग निर्माण में जुटे हुए ताकि रास्ता जल्द सुचारू किया जा सके, जबकि एसडीआरएफ के मार्ग के ऊपर फंसे करीब 100 यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने वैज्ञानिक रोहित थपियाल ने प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई से उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। विशेषकर नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का खतरा ज्यादा बताया गया है। इन क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़क बाधाएं और जल भराव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विभाग ने आम जनता को पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने, सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। बात करेंगे 27 और 28 तारीख को, तो 27 में जो शाम रात से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उसमें जो बागेश्वर, नैनीताल या देहरादून जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और अन्य जो पर्वतीय जनपद हैं जैसे रुद्रप्रयाग, टिहरी, तो वहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे ही फिर जो 28 तारीख में भी जो उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। अन्य पर्वतीय जनपदों में भी जो है इक्का दुक्का स्थानों में भारी वर्षा मिल सकती है। तो जो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कम है, तो जो है इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा जो है 29 और 30 में भी मिल सकती है। तो वहीं उत्तराखंड की आस्था भूमि ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। श्रावण मास की कावड़ यात्रा 2025 ने इस बार फिर सफलता का नया अध्याय लिखा है। 13 दिनों तक चले इस आध्यात्मिक महासंगम में कुल 4 करोड़ आपको बता दें कई लाख शिव भक्तों ने देवभूमि में आकर भोलेनाथ के दर्शन किए। ये अब तक का सबसे विशाल और शांतिपूर्ण कावड़ मेला साबित हुआ है। तो ये श्रद्धालु जल लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री में से अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए हैं। वहीं प्रशासन, चाक चौबंद व्यवस्थाएं और आम जन की भागीदारी ने इस आयोजन को और भी अभूतपूर्व बना दिया है। तो हरिद्वार में कावड़ मेले की भव्यता तो आपने देखी ही, लेकिन अब आप देखेंगे सेवा, समर्पण और स्वच्छता की। कावड़ यात्रा में समापन के बाद हरिद्वार में स्वच्छ हरिद्वार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह होते ही गंगा घाटों से लेकर कावड़ पटरी तक चला सफाई का ये महायज्ञ, जिसकी अगुवाई खुद जिले के प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल और एचआरडीए के उपाध्यक्ष अंकुश सिंह ने खुद झाड़ू लगाकर एक मिसाल पेश की है। उन्होंने न केवल सफाई अभियान की शुरुआत की, बल्कि संदेश दिया कि हरिद्वार सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक जिम्मेदारी है।
तो वह उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा न सिर्फ अपनी खूबसूरती वादियों के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की पारंपरिक हस्तशिल्प भी सदियों से लोगों को आकर्षित करती है। ये खासकर अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ला में दुगल खोला में बनने वाले तांबे के बर्तन, जिन्हें हाथों से तराशा जाता है। लेकिन अब यही परंपरा संकट में। आधुनिकता की तेज रफ्तार और सरकारी उपेक्षा ने इसे गौरवशाली शिल्प को धीरे धीरे गुमनामी की ओर धकेल दिया है। आइए इस पर दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा कहे जाने वाले अल्मोड़ा में कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां इतिहास आज भी जिंदा है, जैसे टमटा मोहल्ला और दुग्गल खोला। इन जगहों को ताम्र नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 100 वर्षों से तांबे के बर्तन हाथ से बनाए और तराशे जाते हैं, जो देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक खास पहचान रखते हैं। लेकिन अब यही परंपरा संकट में है। आधुनिकता की तेज रफ्तार और सरकारी उपेक्षा ने इस गौरवशाली शिल्प को धीरे धीरे गुमनामी की ओर धकेल दिया है। टमटा मोहल्ला की पहचान बन चुके तांबे के बर्तन, परात, कलश, गागर, जलकुंडी, गिलास और अन्य सजावटी सामान सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों और विदेशों तक अपनी पहचान बना चुके हैं। इन बर्तनों की सबसे खास बात यह है कि इन्हें मशीनों से नहीं बल्कि कारीगरों के हुनरमंद हाथों से गढ़ा जाता है। यही पारंपरिक तकनीक इन्हें आम उत्पादों से अलग बनाती है और इनकी मांग को बरकरार रखती है। वहीं स्थानीय कारीगर की व्यथा भरी आवाज में साफ झलकता है कि इस पारंपरिक कला का दर्द। वे कहते हैं, पहले यहाँ 50 से ज्यादा लोग इस काम में जुड़े थे। मोहल्ले की हर गली में तांबे की ठक ठक सुनाई देती थी, लेकिन आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मुश्किल से 10-15 लोग ही बचे हैं। हम सिर्फ सरकार से थोड़ी सी मदद चाहते हैं, वरना ये सदियों पुरानी कला हमारी आंखों के सामने दम तोड़ देगी। सर हो गए होंगे 100 साल तो ऊपर हो गए होंगे काम चलते हुए यहाँ से, और क्या नाम कहते 30-35 साल तो मुझे ही हो गया काम करते करते। 35 साल तो मुझे हो गया काम करते हुए। मैं कलश, वाटर फिल्टर और गगड़ी, परात वगैरह सभी बनाते हैं आइटम, सब मंदिर का आइटम भी बनाते हैं। जो डिमांड आती है वो बना देते हैं। डिमांड आती है सर दूर दूर से, खतीमा, बनबसा, ये धारचूला, डीडी हाट, दोराहाट, बागेश्वर से भी आती है, और हल्द्वानी, नैनीताल, ये सभी जगह से आती है। रॉ मटेरियल तो हमको बाज़ार से लेना पड़ता है। इसमें सर्किल वगैरह ये सीट हीट आती हैं, उसी का जैसे गार्ड में जो सामान मांगा उसको बना के देते हैं। टमटा मोहल्ला की गलियों में अब पहले जैसी चहल पहल नहीं दिखती। जहां कभी तांबे की ठक ठक हर सुबह गूंजा करती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। खाली कार्यशालाएं और बंद दुकानों के बीच कुछ गिने चुने कारीगर अब भी इस पारंपरिक कला को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। लेकिन बदलते समय और आधुनिक मशीनों की बढ़ती पकड़ ने इस शिल्प को धीरे धीरे हाशिए पर पहुंचा दिया है। युवा अब इस पेशे से जुड़ना नहीं चाहते। वजह साफ है, ना तो आमदनी पर्याप्त है और ना ही कोई स्थायी सरकारी सहयोग। परिणाम स्वरूप ये पीढ़ियों पुरानी ताम्र कला अब इतिहास बनने की कागार पर है। वही कारीगर अपने काम के बीच निराश से भरे चेहरे के साथ बात करते हुए बताते हैं कि हम सीखना चाहते हैं ये कला, लेकिन जब ना बाजार है और ना कोई समर्थन, तो हम कैसे जुड़े। हम सरकार से मदद की उम्मीद रखते हैं, पर जमीनी तौर पर कुछ नहीं मिलता। कारीगरों का आरोप है कि सरकार बार बार सिर्फ आश्वासन देती है, पर वास्तविक मदद कहीं नजर नहीं आती। ऐसे हालात बने रहे तो अल्मोड़ा की प्रसिद्ध ताम्र नगरी जल्द ही इतिहास की धूल में सिमट जाएगी। फिलहाल टमटा मोहल्ला में बने तांबे के बर्तन अल्मोड़ा और आसपास के बाजारों में तो मिल जाते हैं, लेकिन इनकी पहुंच अब भी सीमित है। आज जरूरत है कि इस पारंपरिक शिल्प को देश के बड़े बड़े बाजारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाए, ताकि इन कारीगरों का स्थायी रोजगार और नई संभावनाएं मिल सके। ये सिर्फ बर्तन नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसमें पीढ़ियों की मेहनत, पहचान और परंपरा जुड़ी हुई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर फ्रेम।